गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे C4 पाथवे, जिसको हेचेन-स्लेक पाथवे भी कहते हैं। पेज 218। C4 पाथवे। C4 पाथवे कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? C3 प्लांट्स वो होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पर कि नॉर्मल टेम्परेचर है ना। और C4 प्लांट्स वो होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर वाली जोन्स में रहते हैं, जैसे कि ड्राई कंडीशंस में, जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जो डेजर्ट या एरिड जैसी कंडीशंस में होते हैं, वो होते हैं C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स C4 इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, पहला जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होने के बाद, वो होता है 4 कार्बन का। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हुआ। इसमें और C3 प्लांट में क्या अंतर होता है एनाटॉमी के लेवल पर? देखो, C3 प्लांट और C4 प्लांट की लीव्स में अंतर होता है मेसोफिल के लेवल पर। जैसे सपोज करो कि ये C3 प्लांट की लीफ है, तो इसमें जो मेसोफिल है वो सारे में एक जैसे सेल्स पाए जाते हैं, है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता सेल्स में। लेकिन अगर ये C4 प्लांट की लीफ होगी तो इसमें क्या अंतर पाया जाएगा? इसमें जो बंडल शीथ सेल्स हैं और मेसोफिल सेल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जहां पर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जहां वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके आसपास कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें उन सेल्स की विशेषता क्या होती है? उनमें क्लोरोप्लास्ट खूब होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है, वॉल्स उनकी थिक होती है। उन सेल्स को नाम दिया जाता है बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स। और इसके अलावा एक दूसरे तरह के सेल्स आसपास पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C3 प्लांट्स में सिर्फ एक की लीव्स में सिर्फ एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे, और जबकि ये जो सेल्स हैं C4 वाले, इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाएंगे, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल्स। तो इस तरह की जो एनाटॉमी होती है जिसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? फ्रेंज एनाटॉमी। फ्रेंज एनाटॉमी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? देखो, ड्राई कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स के पास ये समस्या है कि अगर वो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, कौन सी गैसेस चाहिए फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अगर वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अपने स्टोमेटा खोलेंगे तो क्या होगा? उनका वाटर भी बाहर लॉस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब उन्हें क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि CO2 जो वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करे, उसको वो क्या करें? किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना। उस 4 कार्बन के मॉलिक्यूल को फिर वो कहीं और दूसरे टिश्यू में लेके जाएं, उससे CO2 एक्सट्रैक्ट कर लें और C3 को वापस से रिसाइकल कर दें। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ और तुम्हें फिर ये बताऊंगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। ये जो डायग्राम दिया गया है फिगर 13.9 में, इसी डायग्राम को मैं ब्लैक बोर्ड पर बनाता हूँ। ऊपर की तरफ इन्होंने क्या क्या बनाया है? ऊपर की तरफ बनाया है मेसोफिल सेल। तो सपोज करो कि ये है मेसोफिल सेल, और नीचे की तरफ बनाया है इन्होंने बंडल शीथ सेल्स। अब एटमॉस्फेयर, सपोज करो कि ये है मेसोफिल सेल और ये है बंडल शीथ सेल। एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है स्टोमेटा के थ्रू। इसके बाद आगे क्या दिया है? ये CO2 अंदर आने के बाद कन्वर्ट हो जाती है HCO3 नेगेटिव आयन में। इसको क्या कहते हैं? कौन सा आयन है ये है बाइकार्बोनेट आयन। इसके बाद ये रिएक्ट करता है एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, या फिर शॉर्ट में लिखते हैं इसको PEP। ये दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद जिस प्रोसेस को कहते हैं फिक्सेशन,
ये बनाते हैं एक एसिड जिसका नाम है C4 एसिड। 4 कार्बन का ये एसिड है। ये एसिड फिर जाता है इस मेसोफिल सेल के अंदर, इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, इसका ट्रांसपोर्ट हो गया। इस C4 का फिर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि एक CO2 इससे निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या होगा, अब ये जो C3 एसिड बचा, अब जैसे C4 आया उसमें से एक कार्बन निकल गया, तो C3 एसिड बचा ना, एक ऐसा एसिड जिसमें 3 कार्बन है। अब ये C3 एसिड का फिर से ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और इस C3 एसिड से फिर क्या बन जाएगा, फिर से PEP बन जाएगा, और ये फिर से यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो C4 एसिड है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अंदर लाकर एक CO2 को यहाँ दे देना। इससे फायदा क्या हुआ, देखो अगर तुम्हें याद हो C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी इसकी कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों तरह की एक्टिविटी है। ये CO2 और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है। अगर ये CO2 से बाइंड करता है, यानी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, तब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है, तब वो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स बनाता है जो कि हमारे लिए किसी काम के नहीं है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो उस प्रोसेस को करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्लांट्स के किसी काम के नहीं होते, वो ना प्लांट्स के किसी काम के, ना वो हमारे किसी काम के। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, बल्कि प्लांट क्या चाहता था कि रुबिस्को नाम के एंजाइम के साथ ऑक्सीजन बाइंड ना हो, क्या बाइंड हो, सिर्फ CO2 बाइंड हो। इसलिए उसने क्या किया, रुबिस्को नाम के एंजाइम को इस अंदर के डीप स्पेस वाले सेल्स के अंदर रख दिया। तो अब इस सपोज करो यहाँ रुबिस्को है, ये रुबिस्को क्या करेगा, इस CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर कौन सी साइकिल चलाएगा, यहाँ पर C3 साइकिल चलाएगा, जैसे कि हम पिछले कल ही पढ़ के आए। ठीक है, CO2 को रुबिस्को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद उससे क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट या PGA, है ना, कल ही पढ़ा था। तो और उसके बाद उसकी 6 साइकिल ऑपरेट होगी, फिर उससे स्टार्च बनेगा, ये बात भी मैंने कल बताई थी। तो अब ये वाली जो साइकिल है, ये उस साइकिल से अलग कैसे है, ये इस तरह से अलग है कि इसमें पहला जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसका नाम फॉस्फोइनॉल पिरुवेट है। उस केस में एक्सेप्टर का नाम क्या था, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP। ठीक है, एंजाइम का नाम यहाँ पर क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनॉल पिरुवेट यानी कि पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट कार्बोक्सिलेज उस एंजाइम का नाम है जो इस CO3 के जो ये आयन बना है, जिसको हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, इसकी इससे जॉइनिंग कराएगा फॉस्फोइनॉल पिरुवेट से। फॉस्फोइनॉल पिरुवेट और बाइकार्बोनेट आयन ज्वाइन करेंगे फॉस्फोइनॉल पिरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, और पहला जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा 4 कार्बन का। 4 कार्बन का बनने वाला जो ये पहला प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ये वाली बातें सब अच्छे से समझ लो कि सबसे पहला जो एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कौन है, उसका एंजाइम कौन है। ठीक है, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन है। इसी तरह से C3 साइकिल में भी पता होना चाहिए, पहला एक्सेप्टर RUBP, एंजाइम का नाम रुबिस्को, और पहला प्रोडक्ट कौन सा होगा, PGA, फॉस्फोग्लिसरेट। इस तरह से हमें ये सब चीजें याद रखनी है। अब ये वाले रिएक्शन में या ये वाले पाथवे में तुमने क्या देखा कि सबसे पहले जो C4 बनता है वो अंदर आके एक CO2 दे देता है, फिर से CH3 बन जाता है, ये C3 रिसाइकिल होकर फिर से PEP बन जाता है, फिर अगले HCO3 से बाइंड करता है, फिर CO3 बनाता है, और ये साइकिल चलती है।
इस साइकिल को हैचेड स्लैग पाथवे या फिर C4 पाथवे कहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं आगे और इन्होंने क्या क्या दिया है। The CO2 released in bundle sheath cells. The CO2 released in bundle sheath cells. ये है बंडल शीथ सेल। इसमें जो CO2 रिलीज हुई ये C3 या केल्विन साइकिल से ऑपरेट होती है और इसके बाद बंडल शीथ सेल्स जो रिच थे एंजाइम आयु रूबिस्को। अब ये बंडल शीथ सेल्स के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? रूबिस्को। ये क्या करेगा? इसका फिर से फिक्सेशन कर देगा C3 साइकिल से। यहाँ पर कौन सा एंजाइम नहीं होता? यहाँ पर नहीं होता पेप्टेज, यानी कि फॉस्फोइनॉल पिरुवेट कार्बोक्सिलेज यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन होता है। तो नीचे कौन सा एंजाइम होगा? नीचे होगा रूबिस्को, ऊपर होगा फॉस्फोइनॉल पिरुवेट कार्बोक्सिलेज यानी कि पेप्टेज। Thus the basic pathway that results in formation of the sugars, the Kelvin pathway, is common to C3 and C4 plants. तो इसका मतलब इसमें आता किस तरह से? एक तो या तो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा या दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। C3 और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? Did you note that Kelvin cycle pathway occurs in all the mesophyll cells of the C3 plants? तो इसका मतलब C3 क्या है? एक कॉमन पाथवे है और जबकि C4 पाथवे में मेसोफिल सेल्स में नहीं होता, वो बंडल शीथ सेल्स में होता है। तो इनकी लोकेशन हमें याद रखनी है कि बंडल शीथ सेल्स में होगा C4 प्लांट्स में और C3 प्लांट्स में किस में होगा? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल का मतलब क्या होता है? मेसोफिल का मतलब होता है प्रेजेंट इन बिटवीन द लीफ। अब आते हैं फोटो रेस्पिरेशन पर। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में मैंने तुम लोगों को यह बताया था कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की बजाय बाइंड करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि उसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। Let us understand one more process that creates the important difference between C3 and C4 plants. To understand photorespiration, we have to little bit about the first step of Kelvin pathway, CO2 fixation step. तो RUBP के CO2 से मिलने की वजह से क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है? रूबिस्को की CO2 और O2 दोनों के लिए एफिनिटी होती है, लेकिन सपोज करो कि अगर CO2 का कंसेंट्रेशन उतना ना हो जितना कि O2 का कंसेंट्रेशन है, तो वो क्या करेंगे? वो O2 से बाइंड करेंगे। तो वो उससे बनेगा क्या? उससे बनेंगे वेस्टफुल प्रोसेस जो कि शुगर्स नहीं होते। In C3 plants, some O2 does bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. तो C3 plants जो हैं वो पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता रहता है। तो C4 ज़्यादा एफिशिएंट क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपना सारा रूबिस्को कहाँ रख दिया? डीप वाले टिश्यू में, जहाँ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में तो ये सेल है ना। तो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में मतलब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में, तो ये वाला टिश्यू तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता ही नहीं है। तो यहाँ जो रूबिस्को रखा है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं और इसका फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। इसके बाद रेदर इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। तो अगर रूबिस्को O2 से बाइंड करेगा तो उससे नॉर्मल रेस्पिरेशन की तरह क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ATP भी उसमें खर्च होगा। तो इसी तरह से ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा क्योंकि उनका मैकेनिज्म क्या है? उन्होंने उसको अलग ही स्पेस में, अलग ही कैविटी में रख दिया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अंदर ये वाला जो सेल है जिसको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, यहाँ पर CO2 की कंसेंट्रेशन लगातार कैसे बढ़ती रहती है? इस C4 एसिड के रूप में CO2 यहाँ आती है, रिलीज होती है, C3 साइकिल चलती है और फिर से C3 एसिड ऊपर पहुंच जाता है PEP के रूप में। Now that you know C4 plants lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yields are better in these plants. तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट्स में हुई क्योंकि उनके केस में CO2 ज़्यादा बेटर तरीके से फिक्स होती है, क्योंकि फिक्स करने वाला एंजाइम कौन है? रूबिस्को। अगर उस तक ऑक्सीजन की बजाय CO2 सही तरीके से लगातार पहुंचती रही एनरिच करके, जैसे यहाँ दिखा है, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ज़्यादा होगी। इसके बाद देखो यहाँ इन्होंने दोनों टाइप के
प्लांट्स में डिफरेंस दिए हैं और ये लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करो इनसे चूज करके। तो ये काम तुम लोगों को करना है और इस तरह से ये जो डिफरेंस है दोनों में अक्सर पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में। C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस बताइए। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस।